Hello everyone. So today we are going to discuss a very important question from chapter 2 Civics class 10th. The chapter name is Federalism, right? So the question is, how is federalism practiced in India? Give examples. कि फेडरलिज्म को हम इंडिया में कैसे प्रैक्टिस करते हैं इसके हमें एग्जाम्पल से समझना है, राइट? तो आंसर है द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। जो रियल सक्सेस है फेडरलिज्म की इंडिया में, उसका पूरा क्रेडिट हम दे सकते हैं हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, राइट? ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम, इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड मैनी पॉलिसीज़। इंडिया ने कई सारी पॉलिसीज़ लॉन्च की आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 विच हैव स्ट्रेंथन द फेडरल स्ट्रक्चर, जिससे कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर था डेमोक्रेसी में उसको और ज़्यादा मजबूती मिली। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है या फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है या फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द लास्ट वीडियो। इट मीन्स द डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड इन द केस ऑफ इंडिया लोकल गवर्नमेंट टू, राइट? क्योंकि इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और लोकल गवर्नमेंट भी है, और तीनों अपनी पावर्स एक्सरसाइज करती है, राइट? अब पहला एग्जाम्पल हम समझते हैं। इंडिया ने फेडरलिज्म की प्रैक्टिस को अपनाया बाई मेकिंग स्टेट्स ऑन लैंग्वेज बेसिस, दैट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स। पोस्ट इंडिपेंडेंस सम पीपल of some states were feeling alienated because of language. As a result, several new states were created on linguistic lines. आज़ादी के बाद आफ्टर 1947 हमारे कुछ स्टेट्स के कुछ लोग अपने आप को एलाइनेटेड महसूस कर रहे थे। एलाइनेटेड का मतलब होता है अलग। क्यों? क्योंकि उनके राज्य में जिस भी स्टेट में वो रहते थे या उस टाइम वो प्रोविंसेस में रहा करते थे, राइट? और उस टाइम कितनी प्रोविंसेस थी इंडिया में? 17, और 562 प्रिंसली स्टेट्स थे एट दैट टाइम इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो जिस भी बड़ी प्रोविंस में वो रहते थे या स्टेट्स में वो रहते थे, तो वहाँ पे उनकी लैंग्वेज बोलने वाले लोग नहीं मिलते थे उन्हें। अब अगर आपको कोई भाषा आती है और आपके नेबरहुड में कोई रह रहा है उसे आपकी भाषा नहीं आती है, तो क्या आप अपने आप को उससे अलग नहीं समझोगे? ऐसा होता है, राइट? सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस जब स्टेट्स फॉर्म किए गए, प्रोविंसेस की जगह नए स्टेट्स फॉर्म किए गए, तो वो लैंग्वेज के बेसिस पे किए गए। फॉर एग्जांपल, अगर जो लोग गुजराती बोलते थे तो उन्हें किस स्टेट का पार्ट बना दिया गया? गुजरात का। जो लोग हरियाणवी बोलते थे उन्हें किस स्टेट का पार्ट बना दिया गया? हरियाणा का। जो लोग राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा बोलते थे उन्हें किस स्टेट का पार्ट बना दिया गया? राजस्थान का, राइट? फॉर एग्जाम्पल, बॉम्बे प्रोविंस वॉज चेंज टू महाराष्ट्र एंड गुजरात। पहले एक बड़ी प्रोविंस थी इंडिया में आउट ऑफ 17 जिसका नाम था बॉम्बे प्रोविंस। इसका नेम बदल के इसे 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, महाराष्ट्र और गुजरात में। महाराष्ट्र नेम पड़ा है मराठी भाषा से, गुजरात नेम पड़ा है गुजराती भाषा से, राइट? मद्रास प्रोविंस वॉज चेंज टू तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। अब जो मद्रास की प्रोविंस थी इंडिया में एट दैट टाइम आउट ऑफ दो 17 प्रोविंसेस, उस प्रोविंस को बदल के 2 स्टेट्स के नाम लिखे गए, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, अगेन ऑन लैंग्वेज बेसिस। बिसाइड्स लिंग्विस्टिक स्टेट्स के अलावा हमने स्टेट्स बनाए ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर पे, इथनिसिटी पे और जोग्राफी पे। मीन्स सारे स्टेट्स का नाम हमने वहाँ पे बोले जाने वाली लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं रखा है। हमने कुछ स्टेट्स का नाम उनकी कल्चर, संस्कृति, इथनिसिटी और जोग्राफिकल कंडीशंस की बेसिस पे रखा है। फॉर एग्जांपल, वो कौन से स्टेट्स हैं इंडिया में? नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, झारखंड एक्सेट्रा, राइट? सेकेंड जो हमने पॉलिसी अपनाई जिससे कि इंडिया में फेडरलिज्म प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस हुई, दैट वाज लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया नो लैंग्वेज हैज़ द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। इंडिया में जितनी भी भाषा हम बोलते हैं या जितनी भी भाषा बोली जाती है उनमें से किसी भी भाषा को हमने नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। इट मीन्स इंडिया में नेशनल लैंग्वेज नहीं है कोई। बिसाइड्स हिंदी के अलावा हमारे पास 21 अदर लैंग्वेजेस हैं जो 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है। इट मीन्स इन इंडिया 22
लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस, मतलब जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं या हमारी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है। अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई भी कैंडिडेट है, मतलब कोई भी पर्सन है इंडिया में और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई भी ग्रुप का एग्ज़ाम दे रहा है, वो इन 22 लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेजेस में अपना एग्ज़ाम दे सकता है, राइट। स्टेट्स ऑल्सो हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हमें ये समझना है कि हमारी जो स्टेट्स हैं, मीन्स वी हैव 28 स्टेट्स नाउ इन इंडिया। इन 28 स्टेट्स की अपनी कोई ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो सकती है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या नेशनल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अगर आप बात करें तो वो है हिंदी और इंग्लिश। तो इट मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कंट्री की कितनी है? दो, हिंदी एंड इंग्लिश। बाकी स्टेट्स की अपनी अलग से कोई ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है, राइट। लास्ट है सेंटर स्टेट रिलेशन। अगर हम सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करें तो फॉर अ लॉन्ग टाइम वन पार्टी रूल बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। बहुत लंबे समय तक एक ही पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रूल कर रही थी और हमारे स्टेट्स में भी। आप जानते हैं मैं किस पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट कांग्रेस पार्टी दैट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1885, राइट। सो देयर वर फ्यूअर प्रॉब्लम्स विद द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। और सिंपल सी बात है, अगर सेंटर में भी सेम पार्टी है, स्टेट में भी सेम पार्टी है, तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी सेंटर की स्टेट से? नहीं, क्योंकि दोनों जगह सेम पार्टी है। बट इफ़ द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वॉज डिफरेंट, अगर रूलिंग पार्टी स्टेट में डिफरेंट है, द पार्टीज दैट रूल एट द सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट्स। और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर अलग पार्टी है तो हमेशा जो नेशनल गवर्नमेंट की पार्टी होती थी या सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी होती थी, वो स्टेट्स की पावर को कम करने की कोशिश करती थी। आप स्टेट्स की पावर को कम करने की कोशिश कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि हर साल बजट आता है, बजट में सारे स्टेट्स एक अमाउंट मांगते हैं अकॉर्डिंग टू दियर रिक्वायरमेंट। अब अगर आपको की राइवल पार्टी किसी स्टेट में है तो आप उसे ना हेल्प करके उन पार्टीज़ को मदद करेंगे जो आपकी खुद की पार्टीज़ स्टेट गवर्नमेंट को भी मैनेज कर रही हैं, राइट। पर ये जो कंडीशंस थीं या ये जो प्रॉब्लम्स थीं, ये चेंज हुई आफ्टर 1990 के बाद, जब इमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज़ हुआ इंडिया में। इमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज़ का मतलब नई नई स्टेट पार्टीज़ फॉर्म होने लगी अलग अलग स्टेट्स में इंडिया में, इसलिए हम स्टेट पार्टीज़ को रीजनल पार्टीज़ भी कहते हैं। जिससे कि क्या हुआ, जो नेशनल पार्टीज़ थी अब वो वीक होने लगी और स्टेट पावर, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स इंक्रीज़ होने लगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट जजमेंट भी पास किए, जिससे स्टेट्स और रीजनल पार्टीज़ और ज़्यादा स्ट्रांग हुई। और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को अपनी मनमर्जी से डिसमिस नहीं कर सकती है और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकती है, राइट। सो आई होप that you have understood this answer, that how federalism is practiced in India. If you have any doubt, you can pin me in the comment box. Thank you everyone. Have a good day. Please like, subscribe and share my channel with your friends.